हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मौर्य प्रशासन के बारे में आज हम लोग पूरे विस्तार से इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले मौर्य साम्राज्य से संबंधित 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम वीडियो है जिसमें हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। भाई वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के बाद जब आप पीडीएफ को पढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छे तरह समझ में आने लगेगा। और जहां तक हम लोग मौर्य प्रशासन की बात है तो मौर्य प्रशासन में हम लोग सभी तथ्यों पर बात करेंगे। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी गतिविधियों पर हम लोग चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। तो सबसे पहले हम लोग राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं कि इस समय की राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या थी। ठीक है, तो अगर बात करें राजनीतिक व्यवस्थाएं तो मौर्य काल में वंशानुगत केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। व्यवस्था के अनुरूप राजा ही सर्वोपरि होता था। ठीक है, मतलब आप ये समझ गए, वंशानुगत व्यवस्था कहने का मतलब है कि राजा का बेटा ही राजा होता था और यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था था और राजतंत्रात्मक व्यवस्था में भी केंद्रीकरण की प्रधानता थी। केंद्रीकरण का मतलब सत्ता की सर्वोच्च शक्ति जो है वो राजा के हाथ में ही होता था, अर्थात राजा सर्वोपरि होता था। राजा ही पूरा आदेश देता था और सभी आदेशों को मानने के लिए जितने भी अधीनस्थ थे वो राजा के आदेशों को मानने के लिए बाध्य होते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से वंशानुगत राज व्यवस्था पूरे मौर्य साम्राज्य में था। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को निरंकुश बनाते हुए प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत होती है। अर्थशास्त्र कहता है कि राजा को, देखिए, राजा को तभी जन कल्याण से संबंधित कार्य कर सकता है जब राजा निरंकुश हो। निरंकुश कहने का मतलब है कि राजा जब राजा के पास सारी शक्तियां होंगी तभी तो राजा निरंकुश होगा, और जब सारी शक्तियां होंगी तो सारी शक्ति का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जा सकता है। तो अर्थशास्त्र में, जो अर्थशास्त्र को आप लोग जानते होंगे, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। और आप लोग को मालूम है कि अर्थशास्त्र की तुलना जो है वो मैकियावेली के, ठीक है, मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। प्रिंस एक रचना है मैकियावेली के, इससे इसकी तुलना की जाती है अर्थशास्त्र से। ठीक है, तो अर्थशास्त्र से इसकी तुलना की जाती है। तो राजा निरंकुश होगा तभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संचालित कर पाएगा अच्छे से और जन कल्याण को संचालित कर पाएगा, ऐसा अर्थशास्त्र में कहा गया है। अर्थशास्त्र में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। मतलब राजा के 7, मतलब किसी भी राज्य के 7 अंग होते हैं, जैसे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। ठीक है, ये 7 चीज मिलकर एक राजतंत्र का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? राजतंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, और शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ या महापात्र कहलाते थे। मौर्य साम्राज्य में सबसे शीर्ष अधिकारी को तीर्थ या महापात्र कहा जाता था। और अर्थशास्त्र के अनुसार ऐसे तीर्थ या महापात्रों की संख्या कितनी थी? 18 थी। आप लोग यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं। अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों में बांटा गया है। मतलब अर्थशास्त्र जो लिखा गया था तो अर्थशास्त्र को 15 पार्ट्स में बांटकर, 15 भाग में, 15 अध्याय में बांटकर लिखा गया है। तो ऐसा कभी भूल नहीं कीजिएगा कि ये 18 अध्याय में है। अर्थशास्त्र को 15 अध्याय में बांटा गया है और ये 18 ऐसे महापात्र के बारे में बताया गया है। महापात्र के बारे में बताया गया है किसमें? अर्थशास्त्र में। ये जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे, जिसे हम लोग महापात्र या तीर्थ कहते थे, उसकी संख्या कितनी थी? 18 थी। ठीक है, और इन्हें नगद रूप से वेतन दिया जाता था और एक व्यक्ति को 48,000 पन का वेतन दिया जाता था। ठीक है, 48,000 पन का वेतन दिया जाता था। एक पन का जो कॉस्ट था वो 3/4 तोले के चांदी के सिक्के के बराबर होता था। ठीक है, एक पन जो था वो 3/4 चांदी के मतलब 3/4 तोले होते थे चांदी के एक सिक्के का, और कुल 48,000 रुपए वेतन दिया जाता था। अब चूंकि हम लोगों ने ऐसा देखा कि अर्थशास्त्र में महापात्र की संख्या कितनी थी? 18 थी। मतलब तीर्थ की संख्या 18 थी। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये तीर्थ या महामात्य 18 कौन कौन से थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पूरे विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहला था मंत्री, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री भी उस समय कहते थे। ठीक है, उसके बाद पुरोहित, ठीक है, सेनापति, युवराज, दैवारिक के बाद अंतर्वेदिक, समाहर्ता, सन्निघाता, प्रशस्ता, प्रतिष्ठी, उसके बाद प्रतिष्ठिपूर्व, उसके बाद व्यवहारिक, नायक, कर्मांतिक, मंत्री परिषद, दंडपाल, दुर्गपाल और अंतःपाल। कुल मिला के 18 तीर्थ हुआ करते थे। ठीक है, कितने तीर्थ की संख्या हो गई? 18 तीर्थ की संख्या हो गई मौर्य साम्राज्य के समय में। शासनकाल को संचालित करने के लिए एक मंत्री परिषद का होना बहुत जरूरी था। ये मंत्री परिषद
सलाह देते थे, किसको? राजा को। लेकिन इस मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए राजा जो था वो बाध्य नहीं होता था, ठीक है। मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए राजा बाध्य नहीं होता था। चलिए अब कुछ प्रमुख अधिकारी के बारे में जान लेते हैं कि मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे। तो पन्नाध्यक्ष मतलब वाणिज्य व्यवहार का अध्यक्ष होता था, मतलब वाणिज्य गतिविधियों का जो संचालित करता था, जिसका देखरेख जो वाणिज्य गतिविधियों का करता था, उसको पन्नाध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। सीताध्यक्ष मतलब कृषि विभाग था, और सीता जो था वो खेत के जो जुते हुए धारी होता था उसको कहा जाता था, और उसी से बना है ये सीताध्यक्ष। तो सीताध्यक्ष कृषि विभाग से जुड़ा हुआ अधिकारी होता था। अक्षपटलिक ये महालेखाकार होता था, अक्षपटलिक महालेखाकार होता था। वही पौतवाध्यक्ष की बात करें तो ये माप तौल अधिकारी होता था, ठीक है। पौतवाध्यक्ष जो था वो माप तौल अधिकारी हुआ करता था। और पतनाध्यक्ष पतन से संबंधित था, मतलब बंदरगाहों के अध्यक्ष होते थे, उसको पतनाध्यक्ष कहते थे। अब हम लोग न्यायालय की बात कर लेते हैं। आज भी हम लोग देखते हैं कि न्यायालय जो है, मुख्य रूप से अगर न्यायालय की बात करेंगे तो न्यायालय दो ही तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है फौजदारी न्यायालय, ठीक है, और एक होता है दीवानी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय में क्रिमिनल केसेस चला करते हैं, ठीक है, क्रिमिनल केसेस चला करते हैं। वहीं दीवानी न्यायालय में सिविल केसेस चला करते हैं, ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में भी, मौर्य काल में भी न्यायालय जो था वो दो तरह के था। एक फौजदारी न्यायालय था जिसको हम लोग कंटक शोधन कहते थे, और दूसरा दीवानी न्यायालय था जिसको हम लोग धर्म स्थानीय अस्थी कहते थे, धर्मस्थायी कहते थे। वो दीवानी न्यायालय होता था जिसमें सिविल मामले चलते थे, और कंटक शोधक होता था फौजदारी न्यायालय जिसमें क्रिमिनल मामले चलते थे, ठीक है। प्रांतों की बात कर ले तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय आते आते ये 5 हो जाती है, इसलिए कि अशोक ने एक नया प्रांत कलिंग को विजित कर लिया था, ठीक है, कलिंग को विजित कर लिया था। तो अब प्रांतों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। चलिए इन प्रांतों की राजधानी देख लेते हैं। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, और तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। और ये मौर्य काल में, ठीक है, तक्षशिला जो था मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। क्या था ये? शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कौन? तक्षशिला। उसके बाद दक्षिणी पथ स्वर्णगिरी, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी। मध्य क्षेत्र की राजधानी पाटलिपुत्र, अर्थात आप देखेंगे कि मगध की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी पाटलिपुत्र रहा है। अवंतीपथ की राजधानी उज्जैन, ठीक है। वहीं कलिंग की राजधानी तोसली थी। कहाँ थी? तोसली थी कलिंग की राजधानी। अब हम लोग अशोक के अंतर्गत काम करने वाले कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से ऐसे अधिकारी थे जो अशोक के प्रशासन में उनका सहयोग करते थे, ठीक है, प्रशासन में उनका सहयोग करते थे। तो सबसे पहला आता है समाहर्ता, जो आज भी आप लोग समाहर्ता देखते होंगे, जिसको हम लोग डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं। और आज भी देखते होंगे कि समाहर्ता का मुख्य कार्य जो है वो कलेक्टिंग करना है, ठीक है। अब ये क्या कलेक्टिंग करते हैं? ये टैक्स को कलेक्टिंग करते हैं, रेवेन्यू को कलेक्टिंग करते हैं, ठीक है। अब किस तरह के रेवेन्यू को? तो ये लैंड रेवेन्यू और डिफरेंट टाइप्स के जो शहरीकरण से संबंधित या अन्य जो भी टैक्सेस होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो समाहर्ता का मुख्य कारण जो था वो कर का निर्धारण और उसका वसूली करना था, और सर्वोच्च अधिकारी आज भी ये होते हैं, और मतलब मौर्य साम्राज्य में भी ये उच्च अधिकारी हुआ करते थे। अब है सन्निघाता। सन्निघाता राजकीय कोषागार या भंडागार का संरक्षक हुआ करता था, ठीक है। सन्निघाता मतलब अभी का जो कोषाध्यक्ष होता है, ठीक है, कोषाध्यक्ष जो होता है वही हो गया उस समय का सन्निघाता। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, जिसको आज हम लोग मुंसिफ के नाम से जानते हैं, मुंसिफ के नाम से ये प्रचलित है। तो व्यवहारिक जो था वो उस समय क्या होता था? दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था, ठीक है। धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक के द्वारा किया गया था, और ये समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, समाज में जो धार्मिक सहिष्णुता थी, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता को स्थापित करने के लिए इनकी नियुक्ति किया गया था अशोक के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। और अंतः महामात्य, ठीक है, ये सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाले अधिकारी होते थे। और शस्त्राध्यक्ष, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है यहाँ, ये है शस्त्राध्यक्ष, ठीक है। शस्त्राध्यक्ष या स्त्रियाध्यक्ष है, ये स्त्रियाध्यक्ष है। तो स्त्रियाध्यक्ष जो थे महिलाओं के नैतिक आचरणों को देखने वाले अधिकारी होते थे। रज्जुक काफी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हुए करते थे, और ये मुख्य रूप से न्यायिक कार्य करते थे, और ये
क्रिमिनल केसेस देखा करते थे, ठीक है। रज्जुक जो थे वो क्रिमिनल केसेस देखा करते थे, मतलब ये फौजदारी, ठीक है, फौजदारी केसेस को देखा करते थे। युक्तक, युक्तक मतलब जिला के राजस्व वसूली कार्य करने वाले अधिकारी होते थे। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, ठीक है। प्रतिष्ठा जो था वो फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। महामात्य पर्ष जो था वो एक गुप्तचर विभाग था, ठीक है, गुप्तचर विभाग था। प्रांत को आहार में बांटा गया था। आहार मतलब विषय, जैसे अभी आप लोग देखेंगे प्रांतीय व्यवस्था को, अगर अभी वर्तमान में देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि देश जो है हमारा भारत, ठीक है, देश जो है, देश को डिफरेंट राज्य में बांटा गया, ठीक है, और राज्य को प्रमंडल में बांटा गया, ठीक है, प्रमंडल में बांटा गया है। और ये प्रमंडल जो है वो जिला में बटे हुए हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जिला अनुमंडल में बटे हुए हैं और ये अनुमंडल जो है वो ब्लॉक में बटे हुए हैं, ठीक है, ब्लॉक में बटे हुए, और ब्लॉक जो है वो किस में बटे हुए हैं, ग्राम में बटे हुए, ठीक है। तो जिस तरह से ये व्यवस्थाएं थी, सिमिलर इसी तरह की व्यवस्थाएं हमें मौर्य साम्राज्य में भी देखने को मिलता है। और प्रांत जो था, जिसको हम लोग राष्ट्र कहते थे, वो विषय में बटे हुए थे, ठीक है, जिसे जिले के नीचे के स्थानिक थे, जिसमें से 800 ग्राम को मिलाकर के एक विषय का निर्माण किया जाता था। प्रांत का शासक जो था वो प्रांत का शासक कुमार या आर्यपुत्र होता था, और ये मुख्य रूप से राज्य से जुड़ा हुआ, राजा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होता था। विषयपति या विषयक या मुखिया होता हुआ करता था। ग्रामिक ग्राम का प्रधान होता था, ठीक है, ग्रामिक जो था वो ग्राम का प्रधान होता है, जिसे हम लोग मुखिया कहते हैं, ठीक है। ग्राम का प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं, अभी वर्तमान में मुखिया कहते हैं, तो उस समय ग्रामिक था और 10 गांवों का शासन संभालता था। ये ग्रामिक जो था वो 10 गांवों का शासन संभालता था, ठीक है। अब जो मौर्य प्रशासन था वो विभिन्न समितियों के माध्यम से संचालित किया जाता था। मौर्य प्रशासन को आप देखेंगे तो मौर्य प्रशासन विभिन्न समितियों के प्रशासन जो था वो विभिन्न समितियों के माध्यम से संचालित किया जाता था। और मैंने जब मेगास्थनीज को पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा के, ठीक है, पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में पूरे विस्तार से बताया है, और बताया है कि इनमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन को 6 समितियों के द्वारा संचालित किया जाता था, ठीक है, 6 समितियों के द्वारा संचालित किया जाता था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करता था, ठीक है। जैसे यहाँ बताया गया है, प्रत्येक 6 समितियां थी और 5 सदस्य होता था, ऐसा इंडिका में लिखा गया है। इंडिका किसकी रचना है, ठीक है, इंडिका किसकी रचना है, ये मेगास्थनीज की रचना है, ठीक है। अब ये कौन कौन सी समितियां थी, तो जो हम लोग समिति को देखेंगे, पहला जो समिति था, प्रथम समिति, वो विदेशियों की देखरेख करता था, मतलब विदेश विभाग से संबंधित था, ठीक है। दूसरा तो जो था वो जन्म और मरण का देखरेख करता था, मतलब जन्म, मरण, मृत्यु और जन्म से संबंधित ये डाटा रखा करता था, ठीक है, डाटा रखा करता था। वही तृतीय जो था वो उद्योग और शिल्पकार से संबंधित डाटा रखता था, और साथ साथ इससे संबंधित प्रशासन को संचालित करता था। चतुर्थ जो था वो वाणिज्य और व्यापार से संबंधित प्रशासनिक गतिविधियों को देखता था, ठीक है, वाणिज्य और व्यापार से संबंधित सभी प्रशासनिक गतिविधियों को देखता था। पांचवा जो समिति था, ठीक है, पांचवा जो समिति था वो निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय का निरीक्षण करता था, ठीक है, मतलब क्रय विक्रय का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी काम था वो इनके द्वारा संरक्षित किया जाता था, देखा जाता था। और छठा जो था वो बिक्री कर वसूलने से संबंधित था, मतलब टैक्सेशन से संबंधित ये समिति था। देखिए, कोई भी राज्य हो, राज्य को सही रूप से, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सेना की जरूरत होती है, ठीक है, सेना की जरूरत होती है। तो सेना जो था मौर्य प्रशासन में हम लोग देखेंगे तो सेना जो था वो सेना को नगद वेतन दिया जाता था, और आपने देखा है कि सेना को हम लोग पन्न के रूप में वेतन देते थे, ठीक है। और इसकी संख्या कृषकों के बाद सबसे अधिक थी, मतलब सबसे अधिक कृषकों की संख्या थी, और कृषक के बाद सबसे अधिक अगर संख्या किसी की थी तो वह थी सेना की संख्या, ठीक है, सेना की संख्या। मौर्य के पास काफी शक्तिशाली सेना था, और यूनानी लेखक प्लिनी कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 अश्वचालित रथ थे, मतलब एक बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है। किसके पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास, ऐसा प्लिनी बताया है, ठीक है। किसने बताया है ऐसा, प्लिनी ने कहा है कि मौर्यों के पास काफी विशाल सेना थी, और इसी विशाल सेना से उन्होंने मिनांडर को, ठीक है, मिनांडर को हराया था, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी, जो 5-5 सदस्यों के 6 समितियों में विभक्त थी, मतलब सैन्य प्रशासन भी, ठीक है, सैन्य प्रशासन भी समितियों के माध्यम से चलाया जाता था, ठीक है।
सैन्य प्रशासन भी समितियों के माध्यम से चलाया जाता था और इसमें कुल 6 समिति थी और इन समितियों के कार्यक्षेत्र को हम लोग जानते हैं। तो प्रथम जो समिति थी वो जल सेना की समिति थी, मतलब इस समय नौसेना था, ठीक है, नौसेना का भी इस समय व्यवस्था हो गया था। द्वितीय जो थी वो यातायात और रसद, जैसे सेना को राशन की जरूरत होगी तो उसकी व्यवस्था करने वाला और यातायात की व्यवस्था करने वाला द्वितीय समिति थी। तीसरा समिति जो था वो पैदल सेना की व्यवस्था करता था, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या में 6 लाख देखेंगे, 6 लाख पैदल सैनिक थे, तो बड़ी संख्या में पैदल सैनिक थे तो इसकी व्यवस्था के लिए एक अलग से समिति बनाई गई थी। चतुर्थ जो था वो अश्व सेना की देखरेख करता था और आप देखेंगे कि अश्व सेना भी एक बड़ी सेना होती थी और इसमें अश्व के साथ साथ रथ भी हुआ करते थे। तो इस चतुर्थ समिति जो थी वो अश्व सेना से देखती थी। पंचम समिति गज सेना को देखती थी, मतलब हाथियों वाले सेना को देखने का काम इनका था। और षष्ठम समिति रथ सेना को देखती थी, ठीक है, रथ सवार घुड़सवार वाले सेना को देखती थी छठी समिति। अब हम लोग गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित, क्योंकि देखिए प्रशासन को चलाने के लिए गुप्तचर का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है, गुप्तचर। और गुप्तचर क्या करते हैं कि राजा को गुप्त सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, जिससे राजा ये समझ पाता है कि क्या हमारे प्रति, ठीक है, राज्य के प्रति किसी तरह की कोई विरोध भावना तो नहीं है, किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है, ठीक है। तो ये सभी गुप्तचरी के माध्यम से ही पता चलता है। तो महामात्य पर्ष जो था एक गुप्तचर विभाग का प्रधान हुआ करता था, ठीक है। महामात्य पर्ष जो था प्रसर्प जो था, महामात्य प्रसर्प, वो गुप्तचर विभाग का प्रधान था। और गुड पुरुष, अर्थशास्त्र के अनुसार गुड पुरुष गुप्तचर को कहते थे। किसको कहते थे? गुड पुरुष, ये गुप्तचर को कहते थे, गुप्तचर को गुड पुरुष। संस्था मतलब जो एक जगह रह के गुप्तचरी का कार्य करता था उसको संस्था कहा जाता था। मतलब एक जगह रह के एक ही जगह निवास करके जो गुप्तचरी का काम किया करते थे उसे संस्था कहा जाता था। और संचरा, संचरा मतलब हो गया घूम घूम कर जो गुप्तचरी करते थे, ठीक है, घूम घूम कर अपने वेशभूषा को बदल कर जो गुप्तचरी करते थे उसको संचरा कहा जाता था, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लिए राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, सैन्य व्यवस्था, गुप्तचरी व्यवस्था। अब हम लोग थोड़ा सामाजिक व्यवस्था के बारे में जाने कि मौर्य साम्राज्य में समाज किस तरह की स्थिति था, ठीक है, समाज का क्या स्थिति था। तो मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी और इसका आधार जन्म था। तो मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि वर्ण व्यवस्था जो था, वर्ण व्यवस्था ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में ही सुदृढ़ हो गई थी, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ही सुदृढ़ हो गई थी। और मौर्य व्यवस्था जो था वो 6ठी शताब्दी से पूर्व की बात है, पूर्व के बाद की बात है। तो डेफिनेट रूप से यहाँ जो है वो वही प्रथाएं चली आ रही थी और यहाँ भी वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ थी और उसका मूल आधार जन्म था। दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था, दास को मुख्य रूप से कृषि कार्य में लगाया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था, क्योंकि अर्थशास्त्र में हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र के अनुसार जो ब्राह्मण जो था वो एक तरह से आप समझिए कि सलाहकार की भूमिका निभाता था, राजा के सलाहकार की भूमिका निभाता था। तो इनका प्रशासन में काफी महत्वपूर्ण स्थान हुआ था। कौटिल्य के अनुसार 15 वर्ण संस्करण जातियां थी जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। 15 ऐसे वर्ण संस्करण थी जो डिफरेंट टाइप के अनुलोम और विलोम विवाह के कारण ऐसा हुआ होता था। और इस वर्ण संस्करण को शूद्र माना जाता था, शूद्र के समान माना जाता था। मतलब जैसे डिफरेंट टाइप के जो शादी हो गया, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह आप समझते हैं। अनुलोम विवाह मतलब अपने जाति से, ठीक है, अपने जाति से उच्च जाति में अगर कोई लड़कियां विवाह कर लेती थी तो अनुलोम विवाह होता था। लेकिन प्रतिलोम विवाह हो गया कि अपनी जाति से जब कोई लड़की जब निम्न जाति में शादी कर लेती थी तो वो प्रतिलोम विवाह होता था, ठीक है। और इस तरह से जो भी बच्चे पैदा होते थे, ठीक है, उसको हम लोग वर्ण संस्करण के अंतर्गत शूद्र के समान माना जाता था, ठीक है। क्या माना जाता था? शूद्र के समान माना जाता था मौर्य काल में। मेगास्थनीज ने समाज में 7 प्रकार के वर्णों का चर्चा किया है। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में, ठीक है, इंडिका में इस तरह के 7 प्रकार के वर्ण का चर्चा किया है, जिसमें दार्शनिक, शिल्पी, योद्धा, किसान, अहीर और निरीक्षण तथा सभासद, ये कुल 7 प्रकार के ऐसे वर्ण थे जिसका वर्णन मेगास्थनीज ने किया है। अनुलोम विवाह मतलब इसमें पुरुष उच्च जाति का और महिला निम्न वर्ग का होता था। प्रतिलोम विवाह जिसमें पुरुष निम्न जाति का और कन्या उच्च वर्ण का होता था। नियोग प्रथा, स्त्री को अपने देवर के साथ रहने की जो व्यवस्था थी उसको नियोग प्रथा कहा जाता था, ठीक है। जब किसी स्त्री की
स्त्री के जो पति थे उनका देहांत हो जाता था, और उनके देहांत होने के बाद जब वह स्त्री अपने देवर के साथ रहती थी तो उस तरह के व्यवस्था को हम लोग नियोग प्रथा कहते थे। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा स्त्रियों की क्या स्थिति थी इस समय। स्त्रियों की स्थिति उच्च शिक्षा वर्जित थी, मतलब स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं मानी जा सकती है। ठीक है, सम्राट की अंगरक्षिका के रूप में स्त्रियों को नियुक्त किया जाता था। समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। मतलब स्त्रियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। और निष्कासनीय वह स्त्री थी जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, मतलब जो घर से बाहर नहीं निकलती थी उस तरह की स्त्रियों को अनिष्कासनी कहा जाता था। गणिका जो वेश्या कार्य करती थी उसे गणिका कहा जाता था। और रूपाजीवी जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिला थी, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी उसे रूपाजीव कहते थे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आर्थिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य के आर्थिक प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी। क्योंकि राज्य की स्थिरता जो है वो अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करता है। तो मौर्य काल में आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ और मजबूत था। ठीक है, अर्थव्यवस्था उस समय का काफी सुदृढ़ और मजबूत था, लेकिन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था और उसके बाद पशुपालन, तब वाणिज्य और व्यापार था। मतलब मुख्य अगर कहा जाए कि अर्थव्यवस्था जो टिका हुआ था वो कृषि व्यवस्था पर ही टिका हुआ था। उसके बाद दूसरा पशुपालन था। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में ही पशुवध पर रोक लगा देता है। ठीक है, पशुवध पर रोक लगा देता है। क्यों? क्योंकि ये आर्थिक कारण था। क्योंकि आर्थिक कारण इसलिए था कि पशुपालन दूसरी बड़ी व्यवसाय थी, और अगर ये दूसरी बड़ी व्यवसाय धाराशायी हो जाता तो फिर वहां उस समय की अर्थव्यवस्था काफी धाराशायी हो जाती। इसीलिए प्रथम शिलालेख में ही अशोक ने क्या किया था, पशुवध पर रोक लगा दिया था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 26 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जिनका मुख्य कार्य राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। मतलब कुल 26 ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे अधिकारी थे जो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कार्य को देखा करते थे। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जितने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उसे देखा करती थी। राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता है। और आप देखे होंगे कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब सिक्कों की बात कर लेते हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था उस समय वस्तु विनिमय पर आधारित नहीं था। आप देखेंगे कि वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक काल में और वैदिक काल के साथ साथ आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था जो थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। मतलब वस्तु के अदला बदली पर वो आर्थिक गतिविधियां चलती थी। लेकिन मौर्य काल में सिक्कों का विकास हो चुका था, मतलब रुपयों का विकास हो चुका था, और निष्क और सुवर्ण जो थे वो सोने के सिक्के थे। ठीक है, निष्क और सुवर्ण सोने के सिक्के थे, और वस्तुओं की जो खरीद बिक्री थी, ठीक है, वस्तुओं की जो खरीद बिक्री थी वो सिक्कों के माध्यम से हुआ करती थी। सिक्कों के माध्यम से हुआ करती थी। निष्क और सुवर्ण सोने के सिक्के हो गए। कसारपन जो था वो चांदी के सिक्के थे। ठीक है, कसारपन चांदी के सिक्के थे। धारण जो थे वो एक साधारण सिक्के थे, और काकनी तांबे के छोटे सिक्के हुआ करते थे। ठीक है, तांबे के छोटे टुकड़े को हम लोग काकनी कहते हैं। क्या कहते हैं? काकनी कहते थे। लक्षणाध्यक्ष जो था वो सिक्कों को जारी करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, लक्षणाध्यक्ष कौन था? सिक्कों को जारी करने वाला अधिकारी था, जिसको हम लक्षणाध्यक्ष कहते हैं। अगर हम पुष्यगुप्त ने इसी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए गिरनार में एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, पुष्यगुप्त ने क्या किया था? इस सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया था? आप देखे होंगे, सिंचाई व्यवस्था को चलाने के लिए सुदर्शन झील का निर्माण किया था, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अवैध मातृका, अर्थशास्त्र में अच्छी मिट्टी को अवैध मातृका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अच्छी या उपजाऊ मिट्टी को अवैध मातृका कहा जाता था। याद रखेंगे, अच्छी मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी को अवैध मातृका कहा जाता था। अगर अर्थशास्त्र में, क्योंकि कृषि जो था वो सबसे प्रधान आर्थिक गतिविधियां थी, तो कृषि जो था वो कृषि कार्य जो होता था वो दो प्रकार की महत्वपूर्ण भूमि थी। एक ऐसी भूमि जो राजकीय स्वामित्व में थी, मतलब जिस पर राजा का अधिकार हुआ करता था, और दूसरा निजी स्वामित्व था जिस पर जनता का अधिकार हुआ करता था। ठीक है, राजा का अधिकार हुआ करता था और जनता का अधिकार हुआ था। भूमि कर जो था वो टैक्सेशन व्यवस्था जो था 1/4 से 1/4
6 था ये, ठीक है। टैक्स जो था भूमि के उपज पर जो टैक्स था वो 1/4 से 1/6 था। वहीं अगर सिंचाई कर अलग से लिए जाते थे, सिंचाई कर 1/3 से 1/5 के बीच होता था, और भू राजस्व एवं सिंचाई कर दोनों मिला के आधा भाग होता था, ठीक है। भू राजस्व और प्लस सिंचाई अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो कुल उपज का 1/2 भाग हो जाता था, ठीक है। भाग, किसी की आय पर राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर को हम लोग भाग कहते थे। क्या कहते थे? भाग कहते थे। कृषि से जो भी आय होती थी और उस पर अगर राज्य के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था उस टैक्स व्यवस्था को हम लोग भाग कहते थे, ठीक है, भाग। वस्त्र निर्माण का एक प्रमुख उद्योग था, ठीक है, और इसके अधिकारी को हम लोग सूत्राध्यक्ष कहते थे। वस्त्र निर्माण इस समय का एक प्रमुख उद्योग था और इससे के जो अधिकारी थे उसको हम लोग सूत्राध्यक्ष कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? सूत्राध्यक्ष कहते थे। अब व्यापार की बात कर ले तो स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग से भी व्यापार हुआ था। उत्तरापथ का प्रमुख राजमार्ग था, ठीक है। उत्तरापथ एक प्रमुख राजमार्ग था। उत्तरापथ जो था वो प्रमुख राजमार्ग था। और व्यापार जो था वो आप देख लेंगे तो आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशों से भी व्यापार किए जाते थे, ठीक है। आंतरिक के साथ साथ विदेशों से भी व्यापार किए जाते थे और इस समय व्यापार रोम, फारस, सीरिया और मिस्र के जैसे देशों से किए जाते थे, ठीक है। रोम, फारस, सीरिया और मिस्र जैसे देशों से व्यापार किए जाते थे। पूर्वी तट पर ताम्र लिपि, ठीक है, लिप्ति, और पश्चिमी तट पर सोपारा और भरच, ये 3 प्रमुख बंदरगाह थी, ठीक है। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर सोपारा और भरच को आजकल भृगु कक्ष भी कहते हैं। ये प्रमुख 3 बंदरगाह था, ठीक है। 3 बंदरगाह था किस समय? ये मौर्य साम्राज्य के समय। श्रेणी पूछा गया है। श्रेणी किसको कहा जाता था? तो उद्योग संस्थाएं को श्रेणी कहते थे। उद्योग की जो संस्थाएं थी उसको श्रेणी कहा जाता था, ठीक है। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था। मतलब जो ट्रांजेक्शन होता था, ठीक है, ट्रांजैक्शन जो होता था उस ट्रांजैक्शन का 1/10 भाग जो था वो टैक्स के रूप में लिया जाता था। उद्योग के जो लोग व्यापार करते थे बिक्री टैक्स कर के रूप में लिया जाता था, इतना, ठीक है। अगर बिक्री कर को कोई चुरा लेता था तो टैक्स चोरी करने वाले को मृत्यु दंड देने का भी व्यवस्था है था उस समय। और ये प्रश्न आपको जेपीएससी के परीक्षा में पूछा गया है। तो जो टैक्स की चोरी कर लेता था उसको मृत्यु दंड भी दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्याज को रूपिका या परीक्षण कहा जाता था। मतलब उस समय इंटरेस्ट पर भी, ब्याज पर भी पैसे लगाए जाते थे और इस तरह के पैसे को रूपिका या परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपिका या परीक्षण कहा जाता था। ललित कला और वास्तुकला के बारे में हालांकि मैंने पिछले वीडियो में ही पढ़ा दिया है, ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो से देख लेंगे। मौर्य काल और वास्तुकला जो था इस समय काफी योगदान दिया अर्थव्यवस्था में भी। तो अशोक ने कई नगरों की स्थापना की, जैसे श्रीनगर कश्मीर में और ललित पाटन नेपाल। अशोक ने, देखिए, जैसे ही अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी तो शहर की जरूरत होगी, तो शहर की जरूरत होगी तो नए शहर बसाए जाएंगे। उसी प्रकार से श्रीनगर और ललित पाटन जो नेपाल में है ये अशोक के द्वारा बसाया गया। राजप्रसाद की बात कर ले तो चंद्रगुप्त का राजप्रसाद 80 स्तंभों का बना हुआ लकड़ी का महल था जो पटना के कुम्हरार से मिला है, ठीक है। कुम्हरार पटना में है, ये पटना के कुम्हरार से मिला है। और पटना के दीदारगंज से ही यक्षिणी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, ठीक है। यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित आपने सभी तथ्यों को अच्छे से तरह समझ गए हैं। अगर किसी तरह का कोई इंक्वायरी है या फिर कोई तथ्य छूट गया हो तो आप हमें जरूर अपने चैट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो मैं डाउट क्लासेस भी आप लोग का ले लिया करूंगा, ठीक है। और मैं यही कहूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। बहुत सारे महत्वपूर्ण अपडेट मिल जाएंगे आपको। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।